सो स्टूडेंट्स, अब डीएनए और आरएनए में अगर आपको डिफरेंसेस जानने हैं तो सबसे पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जिसमें से एक एक्स्ट्रा यूरासिल नाम का नाइट्रोजनस बेस होता है जो प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर। ठीक है ना। अगर हमें पता लगाना है कि भाई कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस किसमें है, तो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये तीनों ही प्रेजेंट होते हैं, चाहे आरएनए हो या चाहे डीएनए हो। सिर्फ डिफरेंस आता है थाइमीन का जो डीएनए में होता है और यूरासिल का जो आरएनए में होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस जो इसका जनरल स्ट्रक्चर से आप देख पा रहे हो कि डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है और आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। पर क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। ये जो आरएनए होता है ये मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्टली लिखेंगे हम, ये मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड है। जबकि अगर हम डीएनए की बात करें तो वो हम लिख सकते हैं कि जनरली डबल स्ट्रैंडेड होता है, और डबल स्ट्रैंडेड के लिए हम डीएस लिख देते हैं, डबल स्ट्रैंडेड। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऐसे लिखेंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड के लिए ऐसे लिखेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट समझ में आ गए यहां पर। तो ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। अब एडेनिन और ग्वानिन की जो मैंने बात करी, इसके पूरे स्ट्रक्चर को देखो यहां पर। ये बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये स्ट्रक्चर में 2 रिंग्स होती हैं। एक रिंग तो आपकी ये वाली है जो 6 कार्बन की है, और दूसरी रिंग है आपकी 5 कार्बन वाली। तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, और जो साइटोसिन और थाइमिन हो गए या यूरेसिल हो गए, ये सिंगल रिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर इसमें एक बात आपको और बताऊं मैं यहां पर, तो बात ये है कि ये जो एडेनिन होता है ये बाइंड करता है डबल बॉन्डेडली थाइमिन के साथ, और जो ग्वानिन होता है ये ट्रिपल बॉन्डेडली बाइंड करता है साइटोसिन के साथ। तो सर ये बीच के बॉन्ड क्या होते हैं? ये बॉन्ड जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये वीक बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। तो एडेनिन देखो बड़ा स्ट्रक्चर है, थाइमिन छोटा स्ट्रक्चर है, तो वो दोनों एक साथ बाइंड करेंगे। ग्वानिन और साइटोसिन देखो, ग्वानिन बड़ा स्ट्रक्चर है, साइटोसिन छोटा स्ट्रक्चर है, तो वो एक साथ बाइंड करेंगे। ये डीएनए के जो स्ट्रक्चर है उसको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद में आपको यहां पर बताऊंगा ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है, ये समझना बहुत जरूरी है, और ये हमारे सिलेबस का भी पार्ट है। देखो इसको सीधे सीधे ड्रॉ करते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इस तरीके से क्या है, ये पेंटोज शुगर है, दिख रही है आपको। पेंटोज शुगर का ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये ऊपर की तरफ 5th कार्बन है। इतना तो पता है आपको। फर्स्ट कार्बन के साथ आपको ये भी पता है कि क्या अटैच्ड है, यहां पर एक नाइट्रोजनस बेस यहां पर अटैच्ड है। लेट अस सपोज ये नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है। अब यहां पर 3' एंड पे क्या है, OH ग्रुप है, और इस OH ग्रुप को हटा के यहां पर क्या हो जाएगा, इसको हटा करके एक चेन बनेगी, और ये चेन किसकी होगी, ये चेन होगी फॉस्फेट की। तो यहां पर अटैच क्या करेगा, फॉस्फेट अटैच करेगा, और ये किसके साथ अटैच करेगा, ये अगेन 5th कार्बन के साथ अटैच करेगा। दैट मींस अगली रिंग यहां पर पेंटोज शुगर की आ जाएगी। ठीक है। फिर यहां पर क्या होगा, फर्स्ट कार्बन पे अटैच होगा कोई पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस, लेट अस सपोज यहां पर थाइमिन अटैच है, लेट अस सपोज। फिर अगेन यहां 3' एंड पर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, जिसके साथ अटैच कर जाएगा क्या, फॉस्फेट। तो ये PO4 हम फिर लिख सकते हैं। तो इसको मैं इनडायरेक्टली लिख देता हूं यहां पर, ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई। सीधे सीधे यहां पे लिख देते हैं कि ये PO4 अटैचमेंट है, और उसके बाद 5th कार्बन से है, तो ये अगली रिंग आ गई। मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूं यहां पर कि एक के बाद एक ये न्यूक्लियोटाइड्स अटैच्ड हैं, और इनके फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, ये पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है, और थर्ड पोजीशन पर नीचे ये जो थर्ड पोजीशन है इसके साथ अटैचमेंट है फॉस्फेट का नीचे, और ये अटैचमेंट फॉस्फेट का अगले वाले पेंटोज शुगर के 5th कार्बन से अटैचमेंट है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, दूसरे स्ट्रैंड में ध्यान से देखो। तो स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। यहां पर क्या है, ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है, डबल बॉन्डिंग है, तो हम इसको डबल बॉन्डिंग को ऐसे दिखा देंगे। ये डबल बॉन्डिंग किसके साथ करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये डबल बॉन्डिंग किसके साथ करेगा, T के साथ करेगा। ये डबल बॉन्डिंग किसके साथ करेगा भाई, ये डबल बॉन्डिंग A एडेनिन के साथ करेगा। ये ट्रिपल बॉन्डिंग करेगा किसके साथ, ये ट्रिपल बॉन्डिंग करेगा G के साथ। तो ये एक स्ट्रैंड हुआ। अब मैं दूसरा स्ट्रैंड बना रहा हूं। जैसे कि मैंने यहां पर दिखाया कि पहले नाइट्रोजनस बेस के साथ, पहले कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच है, ऐसे ही यहां पर भी ये वाला नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होगा। तो ये वाला जो कार्बन है शुगर का, ये फर्स्ट कार्बन है। तो रिंग कैसी हो जाएगी, रिंग ऐसे में उल्टी हो जाएगी। देखो इसको बनाएंगे कुछ इस तरीके से,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और अब ये फिफ्थ है। इस फिफ्थ कार्बन के साथ यहां पर अटैच होगा फॉस्फेट और फॉस्फेट का अटैचमेंट आगे जाकर के किसके साथ होगा, बेसिकली अगेन फिफ्थ कार्बन के साथ, ठीक है ना। और फिर इस फॉस्फेट का अटैचमेंट आगे थर्ड कार्बन रिंग के साथ होगा। तो देखो यहां पर क्या है, अगेन ये अटैचमेंट किसके साथ है, फर्स्ट कार्बन के साथ। ऐसे रिंग बनेगी कुछ, ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से रिंग बनेगी। अगेन ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन के साथ ये अटैचमेंट, फिर फोर्थ कार्बन और फिर ये फिफ्थ कार्बन। अगेन यहां पर ये जो अटैचमेंट है ये फर्स्ट कार्बन के साथ है। तो देखो इस तरीके से यहां फॉस्फेट आ जाएगा, ये अटैचमेंट होगा फॉस्फेट का, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ एंड फिफ्थ। इस तरीके से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें अब देखो ध्यान से आप यहां पर कि एक तरफ क्या बन गई है, बैकबोन बन गई है। ये क्या है, बैकबोन। और अंदर की तरफ क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस, जिनकी किस तरीके की बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। डन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्लियर समझ में आ गया। ये बैकबोन किसकी बनी है, बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर प्लस फॉस्फेट। कहां है फॉस्फेट इसमें, देखो ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट है, ठीक है स्टूडेंट्स, इधर ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉस्फेट ग्रुप है। तो इस तरीके से बैकबोन है। तो बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट और बीच में क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस। कौन से कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पर। इस स्ट्रक्चर को समझने के बाद हमें कुछ लिंकेजेस हैं जो समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लिंकेजेस हैं जो समझनी है। ये वाली जो लिंकेज होती है जिसमें नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है फर्स्ट कार्बन के साथ, इसे हम कहते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये जो लिंकेज है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ फॉस्फेट के साथ अटैचमेंट है, इसे हम कहते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये एस्टर बॉन्ड बन रहा है फॉस्फेट के साथ ऊपर और नीचे, इसलिए डाइएस्टर लिखा है। और ये एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है जहां पर नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है। अंदर की तरफ जो लिंकेज है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इनफैक्ट ये तीन तरीके की लिंकेज आपको पता होने चाहिए। और एक चीज जो यहां पर सबसे अच्छी एविडेंटली एकदम क्लियरली हमको दिखती है, वो चीज है यहां पर इसकी जो आपको वो दिख रही है, ओरिएंटेशन पोलैरिटी। सो ये जो एंड है, ये कौन सा एंड है, ये 3' एंड है। ये कौन सा एंड है, 5' एंड है। तो ये चेन जो चल रही है ये 5' से 3' डायरेक्शन में ऐसे चल रही है। और इधर की तरफ देखें तो ये कौन सा एंड है, ये फ्री 5' एंड है और ये इधर 3' एंड फ्री है। तो ये चेन इस तरफ इस डायरेक्शन में चल रही है, मूव नहीं हो रही है, लेकिन ओरिएंटेशन की बात हो रही है। तो हम डीएनए के जब दो स्ट्रैंड्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो हम कैसे दिखाते हैं, डीएनए के दो स्ट्रैंड जब बनाते हैं तो हम इस तरह से दिखाते हैं कि ये दो स्ट्रैंड्स हैं, एक स्ट्रैंड 3' to 5' है और एक स्ट्रैंड 5' to 3' है। और बीच में क्या है, ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं और ये आपस में अटैच्ड है। इस तरीके से डीएनए के स्ट्रक्चर को, स्ट्रैंड को हम दिखाते हैं। जब भी 3' और 5' लिखा आएगा तो उसका मतलब क्या है, मतलब है कि 3' एंड पर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये पता चलता है। और 5' एंड पर यहां पर जो है फिफ्थ कार्बन है और आगे जाकर फॉस्फेट से अटैच हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये पूरी न्यूक्लियोटाइड चेन अगर खोल करके देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि एक फिफ्थ कार्बन ऊपर का खाली रह ही जाएगा और ये लास्ट का जो चेन का 3' एंड होगा ये भी खाली रह जाएगा। तो ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए है स्टूडेंट कि पोलैरिटी क्या है। तो इस वजह से हम डीएनए के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इट इज एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर या एंटी पैरेलल क्या है, स्ट्रैंड्स हैं। क्योंकि एक स्ट्रैंड मूव करता है 5' to 3' डायरेक्शन, देखिए ये है 5' to 3' डायरेक्शन, और दूसरा स्ट्रैंड मूव करता है 3' to 5' डायरेक्शन। ये पॉइंट समझ में आए। सेम चीज जो मैंने आपको वर्टिकल दिखाई थी, एनसीईआरटी ने उसको हॉरिजॉन्टल करके दिखाया है। कार्बन के नंबर देख लीजिए, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ कार्बन। फर्स्ट कार्बन के साथ कौन अटैच्ड है, यहां पर नाइट्रोजनस बेस ए अटैच्ड है, जो डबल बॉन्डिंग करने के बाद थाइमिन के साथ अटैच्ड है।
और ये इधर 5th कार्बन किससे अटैच्ड है, फॉस्फेट के साथ अटैच्ड है। सेम यहां पर पोलैरिटी भी दिख रही है, ये 5' to 3' एंड ऐसे देखोगे और ये 5' to 3' एंड ऐसे देखोगे, इसे हम बोलेंगे एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर। इसमें लिंकेज मैंने दिखा दिया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बता ही दी है, इसके अलावा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज दिखाई है जो मैंने डायग्राम में पीछे, प्लस मैंने यहाँ पे एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी बता दी है। ये बातें समझ में आई स्टूडेंट्स। इसी चीज को यहां पर फिर से इस डायग्राम में समझाया गया है कि शुगर और फॉस्फेट की क्या है, बैकबोन है, बीच में क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस है। तो ये कौन सा नाइट्रोजनस बेस है, ये ग्वानिन है, और ये किससे अटैच्ड है, देखो ये साइटोसिन से अटैच्ड है। और साइटोसिन से अटैच किस तरह से, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच्ड है। इधर की तरफ ये क्या है, ये पेंटोज शुगर है, ये भी पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर कौन सी है, राइबोज शुगर, और ये दोनों तरफ राइबोज शुगर है। और इसके जो है यहां पर 5th कार्बन, दिस इज 5th कार्बन एंड दिस इज 3rd कार्बन, ऊपर 3 की तरफ और नीचे 5th की तरफ फॉस्फेट ग्रुप बीच बीच में अटैच्ड है, जिसकी वजह से शुगर फॉस्फेट की बैकबोन हम बोल रहे हैं, और बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता ही दी है। यही चीज एक्चुअली मैंने वहां पर पीछे आपको बना करके दिखाया है। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने लिख भी दिया है कि 5' एंड पर क्या होगा, 5' एंड पर फ्री फॉस्फेट मोइटी होगी जो राइबोज शुगर की है, ठीक है। जहां पर ऑब्वियसली फ्री फॉस्फेट मोइटी एट 5' एंड ऑफ द राइबोज शुगर अटैच हो सकता है, और 3' एंड पर फ्री 3OH ग्रुप होगा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया। इसकी वजह से ये 5' या 3' हम बोलते हैं। अब ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में रूम में कभी भी, एग्जामिनेशन रूम में, एग्जामिनेशन पेपर में कभी भी डीएनए के स्ट्रक्चर को देखते हुए जब भी डीएनए का स्ट्रैंड बनाया जाएगा उसके साथ उसकी पोलैरिटी लिखी जाएगी, और इस पोलैरिटी से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, ये आगे चैप्टर में हमें पता चलेगा। अब डिटेल्ड स्ट्रक्चर एक बार जल्दी से देख लेते हैं। जो सारी चीजें मैंने समझाई हैं उसको मैंने यहां लिख दिया है कि भाई नाइट्रोजनस बेसेस 2 तरीके के होते हैं, एक प्यूरिन्स होते हैं, एक पायरिमिडीन्स होते हैं। प्यूरिन्स जो हैं वो 2 तरीके के हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन क्या है, प्यूरिन्स हैं। पायरिमिडीन्स में एक साइटोसिन है, एक यूरासिल है और एक है थाइमिन। यूरासिल किस में होता है, आरएनए में होता है, और थाइमिन किस में होता है, डीएनए के अंदर होता है। डन, इतनी बात समझ में आ गई। साइटोसिन ऑब्वियसली कॉमन है, जैसे एडेनिन कॉमन है, मैंने बताया ग्वानिन कॉमन है, तो साइटोसिन भी क्या है, दीज आर कॉमन नाइट्रोजनस बेसिस। आरएनए हो चाहे डीएनए हो, दोनों में ही मिलेंगे, सिंपल। यूरासिल कहां प्रेजेंट है, आरएनए में प्रेजेंट है इन प्लेस ऑफ थाइमिन, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। लिंकेज क्या है, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मैंने ये बताया था कि ये जो पेंटोज शुगर है, इस पेंटोज शुगर के 1st कार्बन पे अटैच्ड है एक नाइट्रोजनस बेस, और इस लिंकेज को, ये जो लिंकेज है इसे हम बोलेंगे एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और जो बॉन्डिंग होती है पीछे की तरफ, जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग है, ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से बैकबोन में 2 शुगर के बीच में एक फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा, और ये 2 न्यूक्लियोटाइड जो है ये 3' to 5' एंड लिंक करेंगे। ये जो आप याद रखिएगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड है लिंक थ्रू 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड बनता है 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, और ये न्यूक्लियोटाइड एक के साथ एक के साथ एक ज्वाइन हो जाते हैं, तो पूरे न्यूक्लियोटाइड की जो चेन होगी, इस पूरी चेन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो आपसे पूरा स्ट्रक्चर क्या पूछा जाएगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड अटैच करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन को बना करके दिखाइए। इसके बाद अगर हम डिफरेंस देखें आरएनए और डीएनए में, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इस पर्टिकुलर पेंटोज शुगर का ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो 2nd कार्बन पर अगर OH ग्रुप होता है आरएनए के केस में, तो हम बोलेंगे 2nd पोजीशन पर राइबोज शुगर पर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो वो क्या होगा, आरएनए। और जब हम डीएनए बोलते हैं डीऑक्सी, तो ये ऑक्सीजन वहां पर नहीं होता है, यही डिफरेंस है। आरएनए में यूरासिल इज फाउंड इन प्लेस ऑफ थाइमिन, और थाइमिन का नाम क्या है, 5-मिथाइल यूरासिल। तो थाइमिन और ये जो थाइमिन है और यूरासिल में डिफरेंस क्या है, 5-मिथाइल ग्रुप का, ये केमिकल डिफरेंस है, बस इतना नाम आपको याद रखना है। फीचर्स क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए के। डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, मैंने ऑलरेडी बता दिया। डीएनए की जो 2 चेन है वो शुगर और फॉस्फेट की बनी है, ये भी आपको पता चल गया। अब ये जो 2 चेन है इनकी एंटी पैरेलल पोलैरिटी है, 5' to 3', 3' to 5', ये भी बात आपको पता चल गई। नाइट्रोजनस बेसेस बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ लिंक्ड होते हैं, एडेनिन ग्वानिन के साथ
2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जबकि ये जो साइटोसिन और ग्वानिन होते हैं आपस में मिलकर के 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ये बात भी आपको समझा दी है। राइट हैंडेड कॉमन फॉर्म होती है डीएनए की, और जो पिच होती है हेलिक्स की जिसमें टोटल 10 बेस पेयर्स आते हैं जनरल कॉमन बी फॉर्म ऑफ डीएनए में, उसे 3.4 नैनोमीटर का डिस्टेंस बोला जाता है, जिसमें 10 बेस पेयर्स आते हैं, और 2 बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है हेलिक्स में उसे हम कहते हैं 0.34 नैनोमीटर। तो ये डीएनए है, इस डीएनए में ये नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस है, तो इन दोनों नाइट्रोजनस बेसिस के बीच का डिस्टेंस कितना है 0.34 नैनोमीटर। जबकि एक हेलिकल टर्न में अगर हम बात करें एक हेलिकल टर्न की, तो एक हेलिकल टर्न में कितने नाइट्रोजनस बेसिस आएंगे, ये 10 बेस पेयर्स आते हैं, 10 बेस पेयर्स ये एक हेलिकल टर्न में आते हैं, और इसका डिस्टेंस का अप्रोक्सीमेटली 3.4 नैनोमीटर हो जाता है। प्लेन जो होता है उसमें जो जिस तरह से 3D स्ट्रक्चर में ये अलाइंड होते हैं, ये डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर, एक नाइट्रोजनस बेस के ऊपर दूसरा नाइट्रोजनस बेस आ जाता है, तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते हैं, जिसकी वजह से इसको स्टेबिलिटी मिलती है। तो स्टेबिलिटी मिलने के रीजंस अगर आपसे पूछेगा तो 2 रीजन लिखने हैं। पहला रीजन तो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो ए टी के साथ कर रहा है और जी सी के साथ कर रहा है, पहला तो हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरा आप लिखेंगे कि नाइट्रोजनस बेसिस स्टैक ओवर है एक के ऊपर एक, जिसकी वजह से उन्हें क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। तो दिस इज रीजन नंबर 1 एंड दिस इज रीजन नंबर 2। ये 2 रीजंस हो गए, डन। इसके बाद जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा ये एक स्टेप आगे है। डीएनए का स्ट्रक्चर अब हम समझ चुके हैं, आरएनए के साथ उसका थोड़ा कॉम्बिनेशन हम देख चुके हैं, डिफरेंस भी क्या है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि फ्रांसिस एंड क्रिक, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो वॉटसन एंड क्रिक थे, उसमें जो क्रिक थे, फ्रांसिस क्रिक, उन्होंने प्रपोज किया सेंट्रल डोग्मा को। व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? सेंट्रल डोग्मा का मतलब बहुत सिंपल है कि डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं डीएनए से प्रोटीन बनेगा। डीएनए से जो प्रोटीन बनता है वो डायरेक्ट स्टेप नहीं है, वो एक इंटरमीडिएरी बनाता है, दैट इज मैसेंजर आरएनए। सो दिस इज मैसेंजर आरएनए। और जो फर्स्ट स्टेप होता है इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जो सेकंड स्टेप होता है एमआरएनए से प्रोटीन बनने का उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ऐसे में अगर डीएनए से सिर्फ सीधे डीएनए बने तो उसे हम बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन का स्टेप हो या ट्रांसलेशन का स्टेप हो, ये तीनों ही स्टेप हमारे सिलेबस में है, हमें इन तीनों ही स्टेप्स को डिटेल में पढ़ना है। तो यही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जेनेटिक इंफॉर्मेशन के फ्लो करने का तरीका है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। 1 लाइन में पूछा जाए तो इन तीनों प्रोसेस के बारे में एक एक लाइन लिखनी है, और ये किसने प्रपोज किया? आंसर वॉज फ्रांसिस क्रिक। अब हम अपने चैप्टर में आगे इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। आई होप डीएनए के स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में आपको टॉपिक समझ में आया। डीएनए की पैकेजिंग देखेंगे और फिर हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।